Good morning everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In the last lecture we have started a new chapter, dams and reservoirs, and in last lecture we have started reservoirs, types of reservoirs, and we have seen a selection of a site for reservoir. Now in today's lecture we are going to study about the investigations for a reservoir planning. So for a reservoir planning, following three types of investigations are required. The first one is the engineering surveys, second one is a geological investigation, and third one is the hydrological investigation. So हमें तीन टाइप के सर्वे करने पड़ेंगे. तो सबसे पहला है engineering survey. So engineering survey में क्या करते हैं हम लोग? So the area of a dam site and a reservoir basin should be surveyed thoroughly to prepare a topographical map and a contour map. ठीक है, ट्रोपोमैपिकल मैप एंड कंटूर मैप को हमें सर्वे करना पड़ेगा. फ्रॉम द कंटूर मैप द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर शुड बी फिक्स्ड. राइट, कंटूर मैप से हमें क्या मिलेगा? स्टोरेज कैपेसिटी. सो वैल्यूएबल लैंड एंड प्रॉपर्टीज विच मे गेट अ सबमर्ज इन अ रिजर्वायर कैन बी फाउंड आउट. सो द अमाउंट ऑफ अ कंपनसेशन टू बी पेड टू द ओनर कैन बी एस्टिमेटेड. ठीक है, उसमें से हमें पता चलेगा कि वैल्यूएबल लैंड कौन सी है, और उसकी वजह से हम लोग वो भी फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो लैंड जिसकी है उसको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, कि किसी की हम लोग अगर लैंड एक्वायर करते हैं तो उसके सामने पैसे पे करने पड़ते हैं. तो ओनर को कितने पैसे पे करने हैं वो हम लोग बाय दिस सर्वे एस्टिमेट कर पाएंगे. A detailed statement may be prepared for a land acquisition. देखो ये आप देख रहे हो वो क्या है? कंटूर सर्वे का एक फोटो है. ठीक है, सो फ्रॉम द कंटूर प्लान ऑफ अ रिजर्वायर साइट, वाटर स्प्रेड एरिया ऑफ अ रिजर्वायर एट एनी एलिवेशन इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द एरिया enclosed by a contour corresponding to the elevation with the planimeter. राइट, हमें डिफरेंट एलिवेशंस पता चलेंगे, उसकी वजह से पता चलेगा कि कौन से एरिया में कर्व है, कौन से एरिया में पानी का स्टोरेज हो सकता है. सेकेंड कौन सा है? जियोलॉजिकल सर्वे. सो जियोलॉजिकल सर्वे में हम लोग को क्या करते हैं? So for all civil engineering projects, geological investigation is the most essential, right? So they cost usually 0.25 to 1% of a total cost of a project. ठीक है, हमारा कॉस्ट जितना होता है प्रोजेक्ट का उसके 0.25 से लेके 1% तक उसका खर्चा होता है जियोलॉजिकल सर्वे में. But it provide a valuable insurance against the expensive difficulties which might arise during the construction. So geological investigation में हम लोग basically find क्या करते हैं? तो सबसे पहले find out हम लोग करते हैं suitability of a foundation for the dam. Second find out करते हैं water tightness of a reservoir basin. उसके बाद हम लोग find out करते हैं location of a quarry sites and obtaining a suitable materials. जियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स सच एज फोल्स, फॉल्स एंड फीचर्स. कोई भी जगह पे फोल्ड या फॉल्स नहीं है, फीचर्स नहीं है, वो फाइंड आउट करते हैं. ग्राउंड वाटर कंडीशंस फाइंड आउट कर पाते हैं हम लोग. लोकेशन ऑफ परमेएबल एंड सॉल्युएबल रॉक्स फाइंड आउट कर पाते हैं. एंड टाइप एंड डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन फाइंड आउट कर पाते हैं. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे. जैसे डैम फाउंडेशन. सो द सबसरफेस एक्सप्लोरेशन एट द डैम साइट शुड बी कैरिड आउट and locate the cracks, fissures, right, which are responsible for a percolation losses. ठीक है, हम लोग जो डैम का फाउंडेशन फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे हमें चेक करना है कि क्रैक्स है कि नहीं, फीचर्स है कि नहीं. अगर है तो क्या होता है? पर्कुलेशन लॉसेस हो जाते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी मेजर्स कैन देन बी रिकमेंडेड फॉर अ पर्कुलेशन जोन. अगर है तो उसके सामने हमें कौन से रिमीडियल मेजर्स करने पड़ेंगे वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिजर्वायर बेसिन जैसे मैंने बोला वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अ बेसिन शुड बी कैरिड आउट टू लोकेट द क्रैक्स एंड फीचर्स सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्कुलेशन लॉस. एंड अगेन हियर ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड अ रिमीडियल मेजर्स टू control these losses.
थर्ड है अवेबिलिटी ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. So huge quantity of a material like aggregates and coarse aggregates are required for a construction of a dam. So align structure, the place where these material are available should be located, and they should preferably by near the site. So if quarries and sand pits are situated in a vicinity of a project, and then it reduces the cost of a project. ये एक आप फिगर देख सकते हो जियोलॉजिकल सर्वे की. ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम लोगों ने देखा कि फॉल्स एंड फीचर्स आते हैं. आपको अलग अलग कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दिया है. ठीक है, जैसे कहीं पे फॉल्स है तो उसका फॉल्ट की ऐसे फिगर्स में दिखाई देता है. ग्रीनरी एरिया को ग्रीनरी एरिया में दिखाया है. वाटर जहाँ से पास हो रहा है बैकग्राउंड में वो दिखाया है. उसके बाद आएगा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे. सो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ दिस डेटा लाइक रिवर गेजिंग. सो रिवर गेजिंग शुड बी कैरिड आउट फॉर द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन अ कैचमेंट एरिया. ठीक है, ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द साइट. सो दिस इज टू एस्टिमेट द प्रोबेबल डिस्चार्ज ऑफ अ वाटर थ्रू आउट द ईयर. कैरिड आउट करते हैं कि हमें प्रोबेबल डिस्चार्ज पता चले थ्रू आउट द ईयर. उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेनफॉल रिकॉर्ड्स कि लास्ट पास्ट ईयर में कितना रेनफॉल हुआ था. सो रेनफॉल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ रेन गेज स्टेशन, वो हमें रेन गेज स्टेशन से मिलेगा इन अ कैचमेंट एरिया फॉर अ पास्ट फ्यू डिकेड्स आर कलेक्टेड एंड रन ऑफ इज एस्टिमेटेड. देन हाइड्रोग्राफ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाई फ्लड डिस्चार्ज फॉर अ previous decades. So the probable flood discharge for a future decades are estimated from graphs, right? उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अ डिस्चार्ज फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूलाज. वो हम लोगों ने ऑलरेडी आगे आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ लिया होगा. सो द पीक फ्लड डिस्चार्ज में ऑल्सो डिटरमाइंड बाय एम्पेरिकल फार्मूला लाइक रेवल्स फार्मूला, डाइकेन्स फार्मूला. So number and capacity of a spillways are determined according to available highest flood discharge from a different observation. ठीक है, हमें डिस्चार्ज पता चलेगा तो उसके ऊपर से हम लोग स्पिलवेज कितने डालने हैं वो फाइंड आउट कर पाएंगे. सो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ये एक कैरिड कर रहे हैं, उसकी एक आप फिगर देख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यील्ड ऑफ अ रिजर्वायर. What is yield of a reservoir? So the yield of a reservoir is defined as the amount of water which is available in a reservoir at a specified interval of a time. So yield of a reservoir क्या है? amount of a water है जो हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया है, वो टाइम पे कितना पानी अवेलेबल है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है safe yield. So it is the maximum quantity of water available in a reservoir during a critical dry period. ठीक है, ड्राई पीरियड में कितना पानी अवेलेबल है उसको हम लोग बोलेंगे safe yield. So ये आप एक स्पिलवे की फिगर देख रहे हो, उसके अंदर कितना पानी अवेलेबल है वो आप देख सकते हो. सो ये है यील्ड ऑफ द रिजर्वायर की फिगर. उसके बाद आएगा कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर. सो द कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर इज डिफाइंड एज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन इट. मतलब कि उसको डिज़ाइन कितने पानी को स्टोर करने के लिए किया है, वो जो अमाउंट है, ठीक है, वो वॉल्यूम है, उसको बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर. So the capacity of a reservoir may be determined by following methods like by mass curve, by actual discharge, by empirical formula. So ये अलग अलग methods है जिससे हम लोग capacity of a reservoir find out कर सकते हैं. उसके बाद है zones of a storage reservoir. So ये सारी definitions है छोटी छोटी जो आपको समझनी है. Zones of a storage reservoir. So the storage capacity of a reservoir is designed by a several zones. ठीक है, अलग अलग जोन से डिज़ाइन की है. सबसे पहला है नॉर्मल पूल लेवल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPL.
So it is the maximum elevation of a water surface which is to be stored in a reservoir during a normal working period. ठीक है, नॉर्मल वर्किंग पीरियड में हम लोग जो पानी स्टोर करते हैं उसका जो एलिवेशन है उसको बोलते हैं नॉर्मल पूल लेवल. So the water above this level will flow over the spillway crest and this water level is known as a full reservoir level, जिसको बोलेंगे FRL. ठीक है, फुल रिजर्वायर लेवल. उसके बाद है मैक्सिमम पूल लेवल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे MPL. सो इट इज़ द मैक्सिमम एलिवेशन टू विच वाटर सरफेस इज अलाउड टू राइज. ठीक है, वो एक मैक्सिमम एलिवेशन है कि जहाँ तक हमारा पानी वहाँ तक जा पाएगा. ठीक है, इन अ रिजर्वायर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ फ्लड के टाइम पे. सो दिस लेवल कैन बी कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग अ स्पिलवे गेट्स. ठीक है, उसको स्पिलवे गेट्स प्रोवाइड करने के बाद हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे. अब है मिनिमम पूल लेवल, वो आगे था मैक्सिमम पूल लेवल. सो इट इज़ अ लोवेस्ट एलिवेशन टू विच द वाटर लेवल इज अलाउड टू ड्रॉप इन अ रिजर्वायर and this level is fixed by providing outlets in a dam, and in the case of hydroelectric power generation the minimum head is essential. ठीक है, जब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो ये जो मिनिमम हेड है उतना पानी तो चाहिए ही चाहिए. सो द वाटर लेवल ऑफ अ रिजर्वायर शुड नॉट ड्रॉप बिलो दिस मिनिमम पूल लेवल. ठीक है, LWL. उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज जोन के डिफरेंट डेफिनेशंस. जैसे सबसे पहले है डेड स्टोरेज. सो द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर विच इज स्टोर्ड बिलो द मिनिमम पूल लेवल ऑफ अ रिजर्वायर दैट इज नोन एज अ डेड स्टोरेज. ठीक है, जो हमने आगे देखा कि मिनिमम पूल लेवल क्या है, उसके नीचे जो पानी अगर स्टोर किया है उसके नीचे अगर पानी है तो उसको बोलेंगे डेड स्टोरेज. सो दिस वाटर कैन नॉट बी यूटिलाइज अंडर अ नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन. ठीक है, वो पानी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसके बाद है लाइव स्टोरेज. सो द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर बिटवीन अ नॉर्मल पूल लेवल एंड मिनिमम पूल लेवल. ठीक है, नॉर्मल पूल लेवल क्या था उसकी डेफिनेशन पता है हमें, और मिनिमम पूल लेवल क्या है. उन दोनों के बीच में जितना पानी स्टोर किया है वो पानी को हम लोग बोलेंगे लाइव स्टोरेज. एंड इसको हम लोग यूजफुल स्टोरेज भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर अ वेरियस पर्पसेस सच एज इरिगेशन. ठीक है, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिशरीज के लिए कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है सरचार्ज स्टोरेज. सो द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर बिटवीन अ नॉर्मल पूल लेवल एंड मैक्सिमम पूल लेवल. ठीक है, इसको हम लोग एक्सेस वाटर बोलते हैं. सो नॉर्मल पूल लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल के बिटवीन में जितना भी पानी है उसको बोलेंगे सरचार्ज स्टोरेज. सो दिस स्टोरेज इज नॉट मेंट फॉर एनी वर्क बट इट इज मेनली फॉर अ डिटेंशन ऑफ अ फ्लड वाटर सो दैट इट मे नॉट कॉज एनी डेंजरस. ठीक है, फ्लड वाटर को डिटेंशन के लिए यूज करते हैं, तो जिसके लिए कोई हैजार्डस कंडीशंस क्रिएट ना हो ऑन अ डाउनस्ट्रीम साइड. राइट, उसके बाद है वैली स्टोरेज. सो द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ अ वाटर विच फ्लोज थ्रू अ रिवर बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम दैट इज नोन एज अ वैली स्टोरेज. ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया नहीं है अभी तक, उसके पहले जितना भी पानी था मिनिमम वॉल्यूम ऑफ अ वाटर उसको हम लोग बोलेंगे वैली स्टोरेज. सो दिस वाटर में ऑलवेज बी अवेलेबल फ्रॉम अ रिवर इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अ रिजर्वायर. So this water may always be available from a river before the formation of a reservoir. So the effective storage capacity is given by a live storage plus surcharge storage minus valley storage. ठीक है, so effective storage हमें कैसे मिलेगा? Live storage वो हमें पता है लाइव स्टोरेज क्या है, सरचार्ज स्टोरेज वो भी पता है. लाइव स्टोरेज क्या था, मिनिमम और नॉर्मल के बीच में जितना भी पानी है उसको बोलेंगे लाइव स्टोरेज. सरचार्ज स्टोरेज क्या था, नॉर्मल पूल लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल के बिटवीन में जितना पानी है उसको बोलेंगे सरचार्ज स्टोरेज. और वैली स्टोरेज क्या था कि हमारा जो पानी है वो जब तक मतलब स्टोर हुआ है, जहाँ तक मतलब डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है उसके पहले जितना पानी वहाँ पे था मिनिमम वाटर उसको बोलेंगे वैली स्टोरेज. सो इफेक्टिव स्टोरेज हमें ये तीन चीज़ों से मिल पाएगा.
जोन्स ऑफ अ रिजर्वायर, सो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। नीचे सबसे पहले नीचे जो पानी है वो डेड स्टोरेज है, ये है एक्टिव कंजर्वेशन स्टोरेज पूल, एक्सक्लूसिव फ्लड कंट्रोल एंड टॉप फ्लड कंट्रोल एलिवेशन। ये है एक चेन्नई रिजर्वायर की स्टोरेज कैपेसिटी की फिगर है, 2000 में बनाई थी। अब हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ सेडिमेंटेशन इन अ रिजर्वायर। तो सेडिमेंटेशन रिजर्वायर में क्यों होता है, उसके कॉजेस है। कॉजेस देखेंगे, उसके पहले हम लोग देख लेंगे व्हाट इज रिजर्वायर सेडिमेंटेशन। सो ऑल रिवर्स कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एरोजन इन देयर कैचमेंट एरियाज। ठीक है, सेडिमेंट तो सारी रिवर में होता ही है, वो प्रोड्यूस कैसे होता है। सो रिवर का जो कैचमेंट होता है, मतलब कि उसका जो कैचमेंट एरिया है उसके अंदर अगर एरोजन होता है तो सेडिमेंट मतलब कि उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं कैचमेंट एरिया से, और उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट है वो डैम की अपस्ट्रीम साइड में जहाँ पे हम लोग पानी स्टोर करते हैं वहाँ पे आता है, रिवर के साथ साथ, रिवर के फ्लो के साथ साथ। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर सेडिमेंटेशन। सो इन अ कैचमेंट एरिया द सॉइल में गेट एरोडेड एंड रॉक्स में गेट disintegrated due to various reasons. So the disintegrated rocks and loose soil from the sediment which is carried by a river and get deposited to the reservoir bed near the base of a dam. So the sediment mainly consists of a sand, silt and small rocks. So the process of deposition of a sand and silt in a reservoir, that is called sedimentation. ठीक है, तो सेडिमेंटेशन किसको बोलते हैं कि कैचमेंट एरिया के अंदर जितने भी एरोडेड रॉक्स, सिल्ट पार्टिकल एंड सैंड है वो रिवर के साथ साथ रिजर्वायर के अंदर आ जाते हैं और उसके साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट की, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसके कॉजेज कौन से होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल इन अ कैचमेंट एरिया, कि कैचमेंट एरिया के अंदर जो सॉइल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो इफ अ कैचमेंट एरिया इज कंपोज्ड ऑफ अ लूज सॉइल देन इट मे गेट इजीली एरोडेड एंड गेट कैरिड अवे बाय अ रिवर। अगर उसकी जो कैचमेंट एरिया की सॉइल है वो लूज सॉइल है तो क्या होगा, इजीली वो मूव हो पाएगी एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, on the other hand if the soil of a catchment area is hard and rocky then a river would not be carried sediment। ठीक है, अगर उसकी कैचमेंट एरिया के अंदर जो सॉइल है वो रॉकी और हार्ड होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो पाएगी। सेकेंड है टोपोग्राफी ऑफ अ कैचमेंट एरिया। सो इफ द कैचमेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ अ स्टीप स्लोप then it will develop a high velocity of a flow which will cause more erosion। ठीक है, कैचमेंट एरिया में अगर थोड़ा स्लोप होगा तो क्या होगा, पानी का फ्लो हाई हो जाएगा, तो वेलोसिटी हाई हो जाएगी, और वेलोसिटी हाई होती है तो क्या होता है, एरोजन होता है। ठीक है, तो एक ये रीज़न है। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ अ रेनफॉल इन अ कैचमेंट एरिया। सो इफ इंटेंसिटी ऑफ अ रेनफॉल इन अ कैचमेंट एरिया इज हाई then it will increase the rate of runoff and river and it will carry a more sediment। ठीक है, अगर इंटेंसिटी हाई होगी तो सेडिमेंटेशन हाई होगा। उसके बाद है कल्टीवेशन इन अ कैचमेंट एरिया। सो द इंटेंसिव कल्टीवेशन इन अ कैचमेंट एरिया विल मेक अ सॉइल लूज एंड रेन वाटर विल कैरी अ लॉट ऑफ सेडिमेंट टू अ रिवर। ठीक है, तो कल्टीवेशन जितना हाई होगा उसकी वजह से क्या होता है, सैंड लूज हो जाती है और जो बारिश का पानी होता है उसके साथ साथ सेडिमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है वेजिटेशन कवर इन अ कैचमेंट एरिया।
So if the catchment area is covered with a vegetation cover like a grass, plant, frost area, then the erosion of a soil will be controlled and river will not carry sediment. So if there is no much vegetal apron of a cover, the soil may be easily eroded and river will carry much sediment. मतलब कि vegetation cover होगा तो soil controlled होगी, erosion नहीं होगा soil में, तो it is beneficial to have a vegetation cover. When the sediment अब हम लोग देखेंगे effect of sedimentation. Effect of sedimentation क्या है? So when the sediment laden water of a river approaches to the zone of a reservoir, the velocity flow reduce हो जाता है gradually and heavier particles are settled down in a head of a reservoir. ठीक है, उसके जो heavy particles होते हैं वो वहाँ पे settle down हो जाते हैं. For example, starting zone of a reservoir. So this zone is termed as a delta. So most of the sediment get deposited at this zone. ठीक है, ये डेल्टा वाला जो जोन है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट डिपोजिट हो जाता है एंड द फाइन सेडिमेंट रिमेन सस्पेंशन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड देयर आर कैरिड आउट टूवर्ड द डैम. ठीक है, जो फाइन सेडिमेंट्स थे वो उस पे फ्लोट करते हैं और आगे जाते हैं. सो दीज सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड एट अ फुट ऑफ अ डैम एंड the very fine particles are carried with the water as a turbid flow and ultimately discharged through the outlet. ठीक है, उससे भी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, वो टर्बिड फ्लो और टर्बिड फ्लो की तरह डिस्चार्ज हो जाते हैं आउटलेट से. एंड द फ्लोटिंग डेब्रिस इज कलेक्टेड अबाउट द डेल्टा. जो डेल्टा वाला जो एरिया है उसके ऊपर जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको हम लोग कलेक्ट कर देते हैं. एंड द क्लियर वाटर सर्कुलेट द मिडल पोर्शन ऑफ अ रिजर्वायर एंड द लाइफ ऑफ रिजर्वायर डिपेंड्स ऑन अ ट्रेंच ऑफ सेडिमेंटेशन. ठीक है, जो डेब्रिस है हम लोग वो उसको निकाल देते हैं और बाकी का जो पानी है वो सर्कुलेट होता है. उसके बाद है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन को. So in order to increase the useful life of a reservoir, it is necessary to control the sedimentation. So हम लोग ये steps लिख सकते हैं, following steps. सबसे पहला है selection of a reservoir site. So reservoir की site हम लोग ऐसे select करेंगे कि जहाँ पे load of sedimentation considerably low होगा. ठीक है, load of sedimentation low होगा. So it is fine to found that a tributary carries a heavy sediment and the reservoir site should be shifted towards the upstream to avoid a tributary. Right? Second है design of reservoir. So हम लोग design ऐसे करेंगे. So at the beginning of the reservoir should not be constructed its full capacity. ठीक है, starting से हम लोग full capacity construct नहीं करेंगे. Initially reservoir of a less capacity is constructed. When the reservoir gets silted, gradually the capacity should be increased stage by stage and by increasing the height of the dam. So sufficient outlet should be provided in a dam at a different elevations. ठीक है, हमें sufficient outlet provide करने पड़ेंगे डैम में different elevation पे, so that water carrying a heavy sediment may be discharged to the downstream at the opening heights. ठीक है, ओपनिंग आउटलेट में से ही वो डिस्चार्ज हो जाएंगे. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिलेक्शन ऑफ अ रिजर्वायर साइट. ठीक है, तब तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू लिसनिंग दिस लेक्चर.